हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। आज की क्लास में हम रघुवंशम के बारे में पढ़ेंगे। रघुवंशम जो है कालिदास जी की इम्पोर्टेंट रचना है। इससे पहले हम कालिदास के बारे में, उनकी अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है, इम्पोर्टेंट रचना है, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम रघुवंशम के बारे में पढ़ेंगे। रघुवंशम जो रचना है, इसमें रघुवंश की जानकारी दी जाती है। रघुवंश जो है आप सभी जानते हैं, राम जी का वंश था। राम जी के पूर्वज थे रघु, उनके नाम पर ही रघुवंश रखा गया है। ये जो वंश था, स्टार्टिंग में इसे इक्ष्वाकु वंश कहा जाता था। उसके बाद इक्ष्वाकु वंश में रघु नाम के एक राजा हुए जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। उनकी प्रसिद्धि के कारण इक्ष्वाकु वंश को बाद में रघुवंश कहा जाने लगा और इस रघुवंश में ही राम जी पैदा हुए थे। रघुवंश के राजाओं का वर्णन होने के कारण इस रचना का नाम रघुवंशम रखा गया है। रघुवंश से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। रघुवंशम जो है ये एक महाकाव्य है। किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य है। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं। कौन सा महाकाव्य है, कौन सा खंड काव्य है, ये सब भी आपसे पूछ लिया जाता है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। कई बार यही जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करा देती है और माइंड से स्किप हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कौन सा खंड काव्य है, कौन सा महाकाव्य है, कौन सा बृहत्तरी में आएगा, कौन सा लघुत्री में आएगा, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। रघुवंशम जो है ये एक महाकाव्य है। रघुवंशम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रघुवंशम की जो स्टार्टिंग होती है वो शिव और पार्वती की स्तुति से होती है। रघुवंशम का जो मंगलाचरण है यानी कि नांदी है, उसमें शिव पार्वती को याद किया गया है, शिव पार्वती की स्तुति की गई है। इसे नति भी कहा जाता है। जो ये मंगलाचरण होता है, नांदी होती है, ये 3 प्रकार की होती है। वस्तु निर्देशात्मक होता है, नमस्कारात्मक होता है और आशीर्वाद वचनात्मक होता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण दिया गया है, जिसे नति भी कहते हैं। इस रचना में 19 सर्ग हैं। आपको ध्यान रखना है रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रघुवंशम जो है कितने सर्गों का महाकाव्य है। 19 सर्ग हैं इसमें। रघुवंशम जो है इसमें 1569 श्लोक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस आपसे सर्ग के बारे में पूछा जाएगा। सर्ग याद रखने हैं, श्लोक बस ध्यान रख लेना। पूछा नहीं जाता श्लोक के बारे में कि किस रचना में कितने श्लोक हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं। रघुवंशम जो है इसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन कई बार जो है आपको 28 भी मिलेगा, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। या तो आपको 31 दिया होगा या फिर आपको 28 दिया होगा। दोनों आपको साथ में नहीं मिलेंगे और दोनों ही आए हुए हैं। कई बार 31 आया हुआ है, कई बार 28 आया है, इसलिए आपको दोनों ही याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए दिलीप से अग्निवर्ण तक कितने राजाओं का वर्णन किया है, तब आपको याद रखना है 28 राजाओं का वर्णन किया है। दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक रघुवंशम में 28 राजाओं का वर्णन किया गया है। इनके बारे में डिटेल से बताया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रघुवंशम में सबसे बाद में किस राजा का वर्णन किया गया है, यानी कि अंतिम कौन सा राजा है जिसका वर्णन किया गया है, अग्निवर्ण, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रघुवंशम में अंतिम किस राजा का वर्णन किया गया है? अग्निवर्ण का। ये जो सारे के सारे पॉइंट है, सारे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से देख लेना। रघुवंशम में मुख्य रूप से श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। वैसे तो बहुत सारे हैं, वीर रस भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस होगी वो श्रृंगार रस की होगी। जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया गया है, मुख्य रूप से जिसका प्रयोग किया गया है, वो श्रृंगार रस है। आपको ध्यान रखना है रघुवंशम में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है और प्रसाद गुण का प्रयोग किया है। श्रृंगार रस है, वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सर्ग, यानी कि किस सर्ग से कौन सा क्वेश्चन बनता है। रघुवंशम में 19 सर्ग है। पहला जो सर्ग है उसमें राजा दिलीप और उनकी पत्नी यानी कि रानी सुदक्षिणा के बारे में बताया गया है। सेकंड सर्ग है, इसमें नंदिनी सेवा का वर्णन है। नंदिनी जो है ये गाय होती है और इसकी सेवा जो है राजा दिलीप और उनकी पत्नी रानी सुदक्षिणा के द्वारा की जाती है। अभी इतना ध्यान रखना है, राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के द्वारा नंदिनी की सेवा की जाती है। ये नंदिनी जो है एक गाय है। क्वेश्चन बनेगा
किस सर्ग में नंदिनी की सेवा की जाती है? सेकंड सर्ग में। थर्ड सर्ग जो है रघु कथा का आरंभ होता है। तीसरा जो सर्ग है इसमें राजा रघु है उनकी कथा आरंभ हो जाती है। क्वेश्चन बनेगा किस सर्ग से जो राजा रघु है उनकी कथा प्रारंभ हो जाती है? तीसरे सर्ग से। पांचवा जो सर्ग है इसमें वरतंतु के शिष्य कोत्स का वृतांत है। वरतंतु के शिष्य का नाम है कोत्स और उनका वर्णन किया गया है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोत्स का वृतांत किस सर्ग में किया गया है? पांचवें सर्ग में। कोत्स का वर्णन किस सर्ग में मिलता है? पांचवें सर्ग में। यहाँ पर ये कोत्स जो है इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, कोत्स जो है ये एक ऋषि पुत्र है, यानी कि एक ऋषि है। रघु और कोत्स का संवाद होता है वो पांचवें सर्ग में है। राजा रघु और कोत्स यानी कि ऋषि पुत्र कोत्स जो है इन दोनों का संवाद पांचवें सर्ग में दिखाया गया है। जो राजा रघु है इन्होंने विश्वजीत यज्ञ करवाया था और विश्वजीत यज्ञ के दौरान ही जो कोत्स ऋषि पुत्र है और राजा रघु है इन दोनों का संवाद दिखाया गया है। आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है रघु और कोत्स का वृतांत कौन से सर्ग में है? पांचवें सर्ग में। रघु और कोत्स का संवाद किस सर्ग में है? पांचवें सर्ग में। कोत्स का वृतांत किस सर्ग में है? पांचवें सर्ग में। वरतंतु के शिष्य का क्या नाम है? कोत्स। आपको क्वेश्चन हर प्रकार से आना चाहिए। नेक्स्ट है छठा सर्ग। जो छठा सर्ग है इसमें इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किस सर्ग में किया गया है? छठे सर्ग में। इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा ध्यान आपको नहीं रखना। नेक्स्ट है सातवां सर्ग। सातवें सर्ग से आपको ध्यान रखना है अज और इंदुमती का विवाह है। इंदुमती का स्वयंवर का वर्णन पूछे तो छठे सर्ग में करना है और सातवें सर्ग में जो है इंदुमती का राजा अज से विवाह होता है। नेक्स्ट है राम कथा। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है रघुवंशम में राम की कथा कितने सर्गों में है? राम की कथा कौन से सर्ग से प्रारंभ होती है? 10वें सर्ग से स्टार्ट होती है और 15वें सर्ग पे अंत हो जाता है। राम की कथा 10वें सर्ग से प्रारंभ होकर 15वें सर्ग पे खत्म हो जाती है, यानी कि 6 सर्गों में इनकी कहानी बताई गई है। स्टार्टिंग होती है 10वें सर्ग से और समाप्ति होती है 15वें सर्ग पर और टोटल 6 सर्ग हैं जिसमें राम की कथा का वर्णन किया गया है और ये आपको ध्यान रखना है। 13वां सर्ग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें गंगा और यमुना के संगम का वर्णन किया गया है और नर्मदा नदी का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा गंगा यमुना संगम का वर्णन किस सर्ग में किया गया है? 13वें सर्ग में किया गया है। 14वां सर्ग जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 14वां सर्ग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सीता का परित्याग किया गया था। क्वेश्चन बनेगा किस सर्ग में सीता का परित्याग किया गया था? 14वें सर्ग में। सीता परित्याग की जो कहानी है वो कौन से सर्ग में मिलती है? 14वें सर्ग में। 19वां सर्ग जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आखिरी सर्ग है और इसमें अग्निवर्ण का वर्णन किया जाता है। अग्निवर्ण राजा का वर्णन होता है और इसकी कहानी पर ही रघुवंशम का अंत हो जाता है। याद रखना है 19वां सर्ग जो है इसमें अग्निवर्ण का वर्णन किया गया है और अग्निवर्ण जो है अंतिम राज्य है रघुवंशम का। नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो प्रथम सर्ग से जुड़े हुए हैं और जो पूछे जाते हैं। प्रथम सर्ग जो है राजा दिलीप के बारे में बताता है। कौन से राजा के बारे में बताता है? राजा दिलीप के बारे में। राजा दिलीप की पत्नी का नाम है सुदक्षिणा और ये जो सुदक्षिणा है ये मगध देश की राजकुमारी थी। इसके अलावा जो है प्रथम सर्ग में गुरु वशिष्ठ के आश्रम का वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा गुरु वशिष्ठ का वर्णन किस सर्ग में किया गया है? प्रथम सर्ग में किया गया है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में कौन से राजा जाते हैं? राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। गुरु वशिष्ठ की पत्नी का नाम है अरुंधति। ये जो गुरु पत्नी लिखा हुआ है ये अरुंधति है। गुरु वशिष्ठ की पत्नी का नाम है अरुंधति। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें इंद्रलोक का वर्णन किया गया है। इंद्रलोक का वर्णन इस प्रकार किया गया है जो राजा दिलीप है वो इंद्रलोक से युद्ध करके अपनी नगरी में वापस आते हैं। कामधेनु जो है ये गाय है और इनकी पुत्री का नाम ही नंदिनी है। ये एक गाय है
और ये पूछा जाता है कि कामधेनु जो है वो कहाँ पर है। कामधेनु जो है वो पाताल में गई हुई है। इंद्रलोक से आते हुए जो राजा दिलीप है वो कामधेनु को इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, और अनदेखा करने के कारण जो कामधेनु है वो उनसे नाराज हो जाती है और राजा दिलीप को शाप दे देती है कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। और राजा दिलीप जो है इन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती है, जिसके कारण ये दुखी होते हैं। इसी का उपाय ढूंढने ये गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आए हैं। गुरु वशिष्ठ जो है इन्हें बताते हैं कि जब आप इंद्रलोक से आ रहे थे तो कामधेनु ने आपको शाप दिया था, और अभी जो कामधेनु है वो पाताल में है, इसलिए आपको उनकी पुत्री नंदिनी की सेवा करनी होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है, राजा दिलीप किस गाय की सेवा करते हैं? नंदिनी गाय की। कामधेनु की पुत्री का क्या नाम है? नंदिनी। ये आपको ध्यान रखना। ये जो कहानियाँ हैं ये आप गूगल से पढ़ लेना, क्योंकि सारी कहानियाँ जो है पूरा का पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ाया जा सकता। इम्पोर्टेंट स्टोरी जो है वहाँ पर गूगल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन जो पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आपको सारे के सारे बताए जाएंगे। इनमें से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इन पॉइंट से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट है 14वां सर्ग। 14वें सर्ग में सीता परित्याग का वर्णन है। क्वेश्चन बनेगा, सीता परित्याग का वर्णन कौन से सर्ग में किया गया है? उस गुप्तचर का नाम बताइए जिसने लोक अपवाद के बारे में राम को बताया था। श्री राम को बताने वाला गुप्तचर कौन था? उस गुप्तचर का नाम था बद्र। आपको याद रखना है, रघुवंशम में गुप्तचर का नाम बद्र था, लेकिन जब हम उत्तर रामचरित की बात करते हैं तो इसी गुप्तचर का नाम दुर्मुख मिलता है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। दुर्मुख जो था वो उत्तर रामचरित में है, जो भवभूति की रचना है, और जो बद्र नाम है वो रघुवंश में है, जो कालिदास द्वारा लिखा गया है। ये वही गुप्तचर है जो लोक अपवाद के बारे में बताता है। क्वेश्चन बनेगा, सीता परित्याग के बाद सीता जी किन के आश्रम में निवास करती हैं? वाल्मीकि आश्रम में। वाल्मीकि आश्रम में ही लव और कुश का पालन पोषण हुआ था। 14वें सर्ग में ही तमसा नदी का वर्णन किया गया है। ये सब पॉइंट आपको 14वें सर्ग के बारे में याद रखना है। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि सीता परित्याग का वर्णन कौन से सर्ग में किया गया है। आपको इतना ध्यान रखना। एक गुप्तचर का नाम भी आप याद रखना कि गुप्तचर का नाम क्या था। रघुवंशम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वे सब पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन सबको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में MCQ करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।